दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग ट्रैफिक 2024 की पैसिफिक ओशियन में लग चुकी है और इसमें से कई सारे शिप्स ऐसे हैं जो महीनों से अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और कुछ शिप कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने के लिए रेडी हैं ताकि उनकी शिप्स पनामा कैनाल के थ्रू पास कर सके। और इसके बाद भी पनामा कैनाल अथॉरिटी इन शिपिंग कंपनीज पे काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है। इस कैनाल पर टेंशन क्रिएट होने के बाद किसी भी कंट्री की कोई भी गवर्नमेंट चाहकर भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाती। इसका हमें प्रीवियस एग्जांपल दिखा स्विस कैनाल में, जब एक ग्रीन सोल की शिप वहां पर 6 दिनों तक के लिए फंस गई। और पनामा कैनाल इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड स्विस कैनाल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए यहाँ पर होने वाली छोटी सी छोटी टेंशन भी पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट करती है। और इसलिए सारी दुनिया के सुपर पावर की रेस में भागने वाले देश यहाँ पर अपनी पूरी नजर गड़ा के रखते हैं ताकि कोई टेंशन न क्रिएट हो। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पनामा कैनाल का आइडिएशन कैसे हुआ और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा कैसे हो गई। हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कैनाल की आखिर जरूरत ही क्या थी। ज्यादातर आर्टिकल और रिसर्च पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि टाइम ड्यूरेशन कम करने के लिए और ज्यादा सफर को कम करने के लिए यहाँ पर पनामा कैनाल को चूज किया गया था। लेकिन यहाँ पर एक और वजह थी, ड्रैग पैसेज। पनामा कैनाल के बनने से पहले सारे कमर्शियल शिप्स और एक्सप्लोरर साउथ अमेरिका के नीचे से होकर के जाते थे और यहीं पे पड़ता है ड्रैग पैसेज, जहाँ पे अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन और अंटार्कटिका तीनों एक जगह मिलते हैं। और यहाँ पर मौसम बहुत ही ज्यादा खराब रहता है, जिसकी वजह से कमर्शियल शिप्स और एक्सप्लोरर को हैवी लॉस झेलने पड़े हैं पास्ट में। और कई सारे एक्सप्लोरर और कई सारे कमर्शियल शिप्स हमेशा के लिए गायब हो गए हैं। इसलिए शिपिंग कंपनीज ड्रैग पैसेज के थ्रू जाने के बजाय स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के थ्रू जाना ज्यादा पसंद करती है। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन में भी मौसम बहुत ज्यादा खराब रहता है, लेकिन कंपेयर टू ड्रैग पैसेज ये काफी सेफ है। इसकी बात हम कभी बाद में करेंगे। अभी हम आते हैं पनामा कैनाल पे। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स को देखने के बाद उस वक्त के सुपर पावर जैसे कि स्पेन के किंग चार्ल्स वी और रोमन एम्परर, इन्होंने मिलकर के ऑर्डर दिया कि एक सर्वे कंडक्ट किया जाए जिससे हम एक आसान सा रास्ता ट्रेड के लिए निकाल सके। और सबसे पहले 1668 में इंग्लिश फिलोसोफर एंड फिजिशियन थॉमस ब्राउनर ने अपने इंसाइक्लोपीडिक वर्क सुडोडोक्सिया एपिडेमिका में इस चीज को सबसे पहले स्पेकुलेट करते हैं। पनामा में कुछ ऐसे झील हैं जहां पर हम एक ट्रेड रूट आसानी से निकाल सकते हैं। और 1698 में सबसे पहले डैरियन स्कीम ने इसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे सोचा कि एक अच्छा सा ट्रेड रूट बनाया जाए, लेकिन शायद वो इसके कैपेबल नहीं थे। इस वजह से सिर्फ 2 साल लगातार काम करने के बाद इन्हें 1700 में ये काम बंद करना पड़ता है। डैरियन स्कीम के एफर्ट फेल होने के बाद ये मानो ठंडे बस्ते में चला गया था और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन सारे प्रॉब्लम्स लगातार वो अब भी फेस कर रहे थे। इस वजह से पूरे 88 साल के बाद 1788 में अमेरिका खुद स्पेनिश गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करती है, क्योंकि उस वक्त ये सारे एरियाज स्पेनिश कॉलोनीज थी। उस वजह से अमेरिकन ये स्पेनिश को सजेस्ट करते हैं कि एक इजी ट्रेड रूट उन्हें निकालना चाहिए और उन्हें कैनाल पे फिर से काम करना चाहिए। और अमेरिकन के इस सजेशन के बाद स्पेनिश गवर्नमेंट एक टैलेंटेड इंसान अलेसैंड्रो मलास्पीना को सेलेक्ट करती है इस काम को करने के लिए। और अलेसैंड्रो मलास्पीना 5 सालों तक 1788 से लेकर 1903 तक सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर घूम करके एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, पूरे कैनाल का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन इस कैनाल का कंस्ट्रक्शन इतना भी आसान नहीं था कि कोई 2-4 साल में हो जाए, जिसका सिर्फ आउटलाइन बनाने में ही 5 साल लग गए हो। और फिर ये काम बहुत धीरे धीरे चलता है। और फिर आता है स्पेन साम्राज्य का कोलैप्स लैटिन अमेरिका में, जिसकी वजह से पनामा का काम और ज्यादा रुक जाता है। और फाइनली 1820s में लैटिन अमेरिका से स्पेनिश गवर्नमेंट का पूरी तरीके से सफाया होने के बाद फिर से एक बार कैनाल का कंस्ट्रक्शन का काम फिर से ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन फिर से ईयर आता है 1843 में, जहां पर ग्रेट ब्रिटेन फिर से एक अटेम्प्ट करती है कैनाल के कंस्ट्रक्शन का। और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और कहती है कि 5 सालों के अंदर कैनाल का पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो जाएगा। लेकिन इस प्लान पे कभी काम ही शुरू नहीं हुआ। अब तक उस वक्त के सारे सुपर पावर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस कैनाल को कंस्ट्रक्ट करने में इन्वॉल्व थे, लेकिन अब एंट्री होने वाली थी फ्रेंच गवर्नमेंट की। और अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जितने भी लोग कैनाल को बनाने के लिए आते थे, उन्हें कैनाल बनाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता था। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया फ्रेंच ने। एक फ्रेंच इंजीनियर फर्डिनांड द लेसेप्स, जिन्हें कि पहले से ही एक कैनाल बनाने का एक्सपीरियंस था, उन्होंने सक्सेसफुली स्विस कैनाल को बनाया था। और ये पूरी दुनिया में शिप ट्रेड रूट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसकी वजह से फर्डिनांड द लेसेप्स बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे।
और फिर क्या, इसके बाद उन्होंने अपनी इस पब्लिसिटी और अपनी इस क्रेडिबिलिटी को यूज करते हुए लोगों से पैसे लिए और कहा कि पनामा कैनाल को बिल्ड करने में वो इन्वेस्टमेंट करें, उन्हें एक हैवी रिटर्न मिलेगा। अब चूंकि इन्होंने एक सक्सेसफुल कैनाल ऑलरेडी बना दिया था और उसमें एक ह्यूज सक्सेस पा गए थे, इस वजह से लोगों ने इजीली इन पर बिलीव किया और इन्हें ढेर सारे पैसे भी दिए और फाइनली 1 जनवरी 1888 को ये अपना पूरा काम शुरू कर देते हैं। लेकिन शायद पनामा कैनाल को बनाना इतना आसान नहीं था जितना फर्डिनांड ने इसको समझ लिया था, क्योंकि पनामा कैनाल की लंबाई स्विस कैनाल के ऑलरेडी आधे से भी कम है और इसी वजह से फर्डिनांड डी लेसेप्स ने इसे अंडर एस्टिमेट किया। क्योंकि भले ही स्विस कैनाल से ये लंबाई में आधे से भी कम हो, लेकिन यहां पर सिचुएशन पूरी उल्टी थी। जहां पे स्विस कैनाल को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट की खुदाई करनी थी, यानी कि उसको बस सिर्फ सी लेवल पे लाना था। वहीं पर पनामा कैनाल की जियोग्राफी बिल्कुल उलट थी। यहाँ पर कोई डेजर्ट नहीं था, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी छोटी बड़ी पहाड़ियां थी और बहुत ही घने जंगल थे। इस वजह से यहाँ पर कैनाल बनाना उतना आसान नहीं था। लेकिन अब फर्डिनांड ने ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट उठा ली थी, जिसकी वजह से अब वो काम शुरू करते हैं। और फिर फर्डिनांड ये दिमाग लगाते हैं कि अगर हम इन पहाड़ियों को विस्फोटक से उड़ा दें और फिर इस जमीन को हम सी लेवल पर ले आएं, तो उसकी वजह से हमारा ये कैनाल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और वो करते भी हैं ऐसा। लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम और खड़ी हो जाती है। इतने घने जंगल और इतने पुराने चट्टान होने की वजह से जब वहां पर ब्लास्ट किए जा रहे थे, तो वहां पर लैंडस्लाइड होना शुरू हो जा रही थी। जहां पे लैंडस्लाइड एक प्रॉब्लम था, वहीं पर घने जंगल के मस्कीटो, जिनकी वजह से येलो फीवर और मलेरिया जैसी बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी और इन बीमारियों ने और लैंडस्लाइड ने हजारों लोगों की जानें ले ली। तो कैनाल का काम आगे बढ़ने के बजाय ये प्रॉब्लम्स अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत हो रही थी और 3 साल के बाद 1884 तक पहुंचते पहुंचते इनका डेथ रेट अराउंड 200% तक बढ़ गया था। और जिनको ये बीमारियां हो रही थी, उनको सही से इलाज भी नहीं कराया जा सकता था, क्योंकि उस वक्त तक इस डिजीज के बारे में ज्यादा किसी को पता ही नहीं था। और इतनी सारे प्रॉब्लम्स के होने के बाद अब वहां पर वर्कर्स जो ऑलरेडी थे वो अपनी जानें खो रहे थे और जो बचे कुचे थे वो भागने पर मजबूर होते हैं। और जिन नए वर्कर्स को वो रिक्रूट करके लाने वाले थे, अब वो भी आने से हिचकिचाने लगते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही दिन गुजरते गए, फर्डिनांड के दिन और ज्यादा खराब होते गए और ये फ्रेंच एफर्ट $287 मिलियन खर्च करने के बाद और 22,000 से ज्यादा लोगों की जानें खोने के बाद 1889 में बैंक करप्ट हो जाती है। इसके बैंक करप्ट होते ही वो इन्वेस्टर जिन्होंने फर्डिनांड के कैपेबिलिटीज को देख करके इन्वेस्ट किया था, ऐसे 8 लाख लोगों के पैसे गायब हो जाते हैं और इसको एक स्कैम की तरह देखा जाता है और इसको नाम दिया जाता है पनामा अफेयर। इस पर इन्वेस्टिगेशन होती है और फर्डिनांड के साथ साथ टॉप एग्जीक्यूटिव भी इसमें गिल्टी पाए जाते हैं और सबको उनके गुनाह के हिसाब से उन्हें जेल की सजा सुनाई जाती है। हालांकि फर्डिनांड जेल की हवा काटने से बच जाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी होती है। अब फ्रेंच के फर्स्ट अटेम्प्ट फेल होने के बाद अराउंड 5 साल के बाद 1894 में फ्रेंच की एक दूसरी कंपनी कैम्पेन नोवले इसको टेक ओवर करती है, जो कि एक मिनिमल वर्क फोर्स ला करके वहां पर काम शुरू करती है। लेकिन उनका आइडिया रहता है कि हम इसको अच्छे तरीके से पहले एनालाइज करें। और इस फ्रेंच कंपनी के मैनेजर फिलिप एक्चुअली में वहां पर चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और फिर कंक्लूजन पे आते हैं कि हमें यहाँ एक लॉक सिस्टम बनाना चाहिए, जिसकी वजह से हम शिप्स को ऊपर की तरफ भेज सकते हैं, ना कि हमें पहाड़ों को तोड़कर उन्हें सी लेवल पर लाना चाहिए। और आगे चल करके यही प्लान एग्जीक्यूट भी हुआ और 1998 तक आते आते ये फ्रेंच की दूसरी कंपनी भी अपने हाथ पैर ढीले कर देती है। और इस टाइम पे जहां पे दुनिया के सारे सुपर पावर्स धीरे धीरे टूट रहे थे, वहीं पे इस रीजन में अमेरिका की इकोनॉमी और मिलिट्री रैपिडली ग्रो कर रही थी और इस वजह से पनामा कैनाल का ज्यादा टेंशन अब अमेरिका को भी होने लगा था। सो कई डेकेड्स से कैनाल के कंस्ट्रक्शन का काम दूसरों को देने के बजाय अब 1903 में अमेरिका यहाँ पे खुद कूद पड़ता है। अब चूंकि पनामा कोलंबिया का ही एक हिस्सा था, उस वक्त इन्हें बातचीत करने में काफी डिफिकल्टीज होती थी, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक खेल खेला। उन्होंने पनामा के रेबेलियंस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और फिर पनामा ने 3 नवंबर 1903 में इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया और उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाला देश भी अमेरिका ही था। उसके बाद कोलंबिया की गवर्नमेंट की तरफ से एक अटैक होता है, जिसको खुद यूएस की आर्मी डिफेंड करती है। इसके बाद हम कभी दूसरे वीडियो में करेंगे, अभी हम पनामा कैनाल पे बात करते हैं। अमेरिका ने पनामा की आजादी में मदद करके पनामा कैनाल की प्रॉपर्टी को 4 मई 1904 में कंट्रोल में ले लेता है और उसके सिर्फ 2 ही दिन बाद 6 मई 1904 को जॉन फेनेडी वेलेस को चीफ इंजीनियर ऑफ द पनामा कैनाल प्रोजेक्ट बना दिया जाता है।
लेकिन कई सारे ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम के चलते ये 1 साल के बाद ही 1905 में रिजाइन कर देते हैं और उसके बाद फिर अमेरिका जॉन फ्रैंक स्टीवन को चीफ इंजीनियर ऑफ द पनामा कैनाल प्रोजेक्ट चूज करती है, जो कि एक सेल्फ एजुकेटेड इंजीनियर थे और इनका पास्ट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था। इन्होंने अमेरिका में ग्रेट नॉर्दर्न रेल रोड बनाया था, जिसकी सिचुएशन काफी पनामा कैनाल की सिचुएशन से मिलती जुलती थी। स्टीवन चीफ इंजीनियर बनने के बाद सबसे पहला काम करते हैं वहां पर एकोमोडेशन, वाटर सप्लाई और दूसरी और चीजों पर, जिसकी वजह से वर्कर्स वहां आसानी से काम कर सके और आसानी से चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और स्टीवन के इस स्टेप की वजह से और ज्यादा वर्कर्स उधर आने लगे और ज्यादा अच्छे से उधर काम भी करने लगे। जहां पे स्टीवन एक अच्छे स्टेप्स लेकर के काम आगे बढ़ा रहे थे, वहीं पर अमेरिका में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गई थी और इसी की वजह से सिर्फ 2 साल के बाद ही स्टीवन को 1907 में रिजाइन करना पड़ता है। स्टीवन के रिजाइन के बाद अब जॉर्ज वाशिंगटन जियोथॉल्स एक नए चीफ इंजीनियर 1907 में अपॉइंट होते हैं और इनके लिए प्लस पॉइंट ये था कि इन्हें कनाल बनाने का भी एक्सपीरियंस था, जो कि स्टीवन के पास मिसिंग था। और फिर यूएस के इंजीनियर्स और सारे वर्कर्स मिलकर इस पर बहुत सारा काम करते हैं, जिसकी वजह से 1914 में जाकर के ये रेडी होता है और इस कनाल को पूरा लॉक सिस्टम पे बनाया। वही फ्रेंच की सेकंड कंपनी के मैनेजर ने जो कहा था वैसे ही लॉक सिस्टम बनाया गया, जहाँ पे पहाड़ के ऊपर शिप्स को चढ़ने के लिए इन्हीं लॉक्स की मदद लेनी पड़ती थी। और फाइनली 15 अगस्त 1914 में इसका इनॉग्रेशन होता है और सबसे पहले इस कनाल में एसएस एनकॉन की एक छोटी सी शिप जाती है। लेकिन सदियों से प्लानिंग किए जा रहे और 100 साल से भी ज्यादा पुराना बनाया गया ये कैनाल का लॉक्स किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये आगे चल करके लोगों के लिए खतरा भी बन सकता है। और वो इस तरह की इस लॉक में जो पानी आता है वो गतून लेक से आता है और ये गतून लेक का फ्रेश वाटर पनामा के लोग पीने के लिए यूज करते हैं। और जैसे ही लगातार क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, हीट वेव बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पनामा में अब बारिश बहुत कम हो गई है, इवन दो ये अपने ऑल टाइम लो पर है। तो पनामा गवर्नमेंट के पास यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो वो पीने के पानी को शिप्स को इधर से उधर भेजने के लिए यूज करें और फिर उससे पैसे कमा करके दूसरे देश से पानी खरीदें, या फिर वो पानी के शिप्स को ही रोक करके वो पानी पिए। तो फिर कमाई कैसे होगी? तो पनामा के गवर्नमेंट के पास यहाँ 2 प्रॉब्लम है, एक पीने के लिए फ्रेश वाटर और दूसरा उनके इनकम का सोर्स पनामा कैनाल। या तो वो अपने देश का ही एक फ्रेश वाटर शिप को इधर से उधर करने के लिए खर्च कर दें, या फिर पनामा की गवर्नमेंट वो फ्रेश वाटर अपने सिविलियंस के लिए छोड़ दे। लेकिन फिर शिप्स के ट्रेड ना होने की वजह से इनका इनकम सोर्स बहुत हैविली इफेक्ट होगा। और ये चीज ना कि सिर्फ पनामा के लिए प्रॉब्लम है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर शिप्स को बहुत ही ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा और कई सारे तूफान को भी झेलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था ड्रैग पैसेज के बारे में। इवन तो पनामा अथॉरिटी इस पर एक्शन ले रही है और सोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, वहीं पर दूसरे देश इसके अल्टरनेटिव्स खोजने पर लगे हुए हैं, जैसे कि निकारागुआ और मेक्सिको। पनामा कैनाल तो इंजीनियरिंग का एक शाहकार नमूना है, लेकिन हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज होते हुए इसका फ्यूचर कहां जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे आप दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।